Jai Hind, guys. All the civil aspirants who are aspiring to appear for the competitive exams in 2024, 2025 और 2026, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स 2024, 25 या 26 में सिविल सर्विसेज की तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और बहुत इनिशियल स्टेज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है ये। खास तौर पर वो बच्चे जो अभी बिगिनर्स के स्टेज में हैं या जो तैयारी थोड़ा बहुत कर चुके हैं लेकिन अभी भी कहीं पर आपको एक सही रास्ता, सही दिशा नहीं मिल रही है। सो दिस could prove the most efficient strategy for you for your UPSC सिविल सर्विसेज जर्नी। ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल एक जर्नी जो है सिविल सर्विसेज की, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी को 4 स्टेप्स में डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट वही एस्पिरेंट बन पाता है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी जर्नी को कंडक्ट करता है, उस जर्नी पर चलता है और बहुत तरीके से प्रिपरेशन करता है। तो अगर आपकी जर्नी 1-2 साल इनिशियली अगर गलत ट्रैक पर जा रही होगी तो आपके वो 1-2 साल वेस्ट तो होते ही होते हैं, साथ साथ में प्रिपरेशन के लिए प्रेशर भी बिल्ड होता रहता है। तो इसलिए क्या होगा, अगर आपको शुरुआती दौर में अगर आपको पता लग जाए कि यार इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जो सिविल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा वॉल्यूमस सिलेबस है उसको कवर करने में आपको सहूलियत होगी। तो मेरे प्रूवन 4 स्टेप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो कर दोगे तो आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी आसान हो जाएगी। तो 4 स्टेप्स ध्यान दीजिएगा, एक एक करके एक एक पॉइंट पर आप फोकस करिएगा। इन 4 स्टेप्स में आपने क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस चीज़ सिविल सर्विसेज की जर्नी में पहला स्टेप है मेरा, स्टेप 1, गेट एन ओवरव्यू। आप सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आप ये जानो कि ठीक है, सुन तो लिया कि अरे भाई आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, अधिकारी बनना है, अरे नीली बत्ती चाहिए, लाल बत्ती चाहिए, लाल तो खैर नहीं मिलती है। तो फिर ये सिर्फ एक ड्रीम है या फिर इसको समझना भी है? तो जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो आप इस एग्ज़ाम को समझें। एग्ज़ाम को समझने का मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालिसिस करो। एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालिसिस करो कि इसके 3 फॉर्मेट होता है, 3 स्टेप्स में ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, क्रैक करना होता है। पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री। फिर इसकी डेप्थ में जाओ कि यार प्री में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से पेपर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्री और सेकेंड स्टेप आप मेंस के बारे में जानो कि मेंस क्या होता है, प्री क्वालिफाई करने के बाद ही मेंस होगा, मेंस में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसके बाद थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। तो एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू का एग्जाम होगा। तो पहले इस एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, फिर आप देखो कि आप इस एग्जाम पैटर्न में प्री को कैसे आप क्वालिफाई कर पाओगे, उसके लिए क्या क्रेडिबिलिटीज चाहिए, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्रेडिबिलिटीज चाहिए, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्रेडिबिलिटीज चाहिए, उसका एक ओवरव्यू लो। कि ओवरव्यू होगा तो तभी आप अंदर उसके जा पाओगे। फिर उसके बाद आप इन्हीं 3 पैटर्न्स पर, जो सबसे पहला पैटर्न है, सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पहले प्री का ही आप सिलेबस एनालिसिस करो, प्री का ही आप सिलेबस एनालिसिस करो कि प्री में कौन कौन से पेपर आते हैं। जैसे प्री के अंदर जीएस पेपर 1 आता है और फिर उसके बाद सी सेट आता है। तो एक ओवरव्यू ले लो कि यार मुझे फर्स्ट स्टेप अगर क्वालिफाई करना है, प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो फिर जीएस पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस आता है और सी सेट के पेपर में क्या क्या सिलेबस आता है। सी सेट क्वालिफाइंग इन नेचर है और जो आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम की क्वालिफिकेशन होगी उसकी मेरिट जीएस पेपर 1 से बनेगी। तो इसके सिलेबस को आप इन डेप्थ एनालिसिस करो, प्री का सिलेबस। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी जर्नी को सिर्फ प्री टारगेटेड ही बनाओ। जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो बोलते हैं यार पहले प्री तो एक बार क्वालिफाई हो जाए, प्री के हिसाब से पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे मेंस। सर 3-4 महीने रहते हैं मेंस लिखने के लिए और वो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, वहाँ पर आप कुछ नया अपग्रेड रेयरली कर पाते हो।
तो पहले प्री का सिलेबस एनालिसिस करो, फिर मेंस के सिलेबस, मेंस के सिलेबस में एसए हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, जीएस 1 to 4 हो गया, एथिक्स का पेपर हो गया, ऑप्शनल पेपर्स हो गए कि आप कौन से सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चूज करोगे। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप जीएस पेपर 1 क्रैक करोगे। और इनके ऊपर आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते रहोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप और डेप्थ स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर के आऊँगा, प्रूवन स्ट्रैटेजीज लेकर के आऊँगा कि अगर आप इन चीज़ों को ही फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर चले जाओगे, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो मेंस के आप सब्जेक्ट्स की सिलेबस की एनालिसिस करो। यूपीएससी के वेबसाइट के ऊपर भी सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ होता है। फिर उसके बाद आप स्टेप 2 कर लीजिए। तो अभी जो मेरा स्टेप 1 था, आप पूरे के पूरे सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पैटर्न को समझो, क्योंकि भैया एग्जाम क्रैक होगा, स्टेप बाय स्टेप वे में आपका एग्जाम क्रैक होगा। पहले प्री क्रैक होगा, मेंस क्रैक होगा, तब इंटरव्यू क्रैक होगा, तभी तो आप आईएएस बन पाओगे। और एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई चाहिए, अच्छी खासी एनालिटिकल पढ़ाई चाहिए। तो आपको प्री का सिलेबस एनालिसिस करना है, मेंस का सिलेबस आपको एनालिसिस करना है, ये होमवर्क पहले से ही करना है। तो जब आप स्टेप 1 आपका बहुत अच्छे से होगा तो स्टेप 2 भी आसान हो जाएगा। स्टेप 2 अब आपको तैयारी करनी शुरू करनी है, पढ़ना स्टार्ट करना है। स्टेप 1 में आपको पढ़ना नहीं है, स्टेप 1 में आपको एनालिसिस करना है। स्टेप 2 के अंदर, जिसको मैं बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी बेसिक कोर्स से अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाओ, अपनी सिविल सर्विसेज की जड़ मजबूत करो, कंटेंट की जड़ मजबूत करो। प्री के लिए अपना बेस बनाओ, मेंस के लिए भी अपना बेस बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना मजबूत आपका बेस होगा ना, उतना ही आप सिविल सर्विसेज की जल्दी क्रैक कर पाएंगे। जिसमें इनिशियल कुछ मंथ्स या पहला साल थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना होता है, ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन करना होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी और रेगुलरिटी आपको अपनानी होती है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या बेस कैसे बनाएं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सारा का सारा भ्रम यहीं पर है, सारा का सारा खेल प्रिपरेशन का यहीं पर है। कई लोग सीधा उठ करके आए और बोलते हैं यार चलो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1-1.5-2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर कोचिंग ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी एग्जाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट्स की कुछ है ही नहीं। तो वहां पर उनका 1-1.5 साल इनिशियली वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस लेवल पर पढ़ाया जा रहा होगा आप उस लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे। आपको कीवर्ड्स की समझ नहीं होगी, आपको पैटर्न की समझ में नहीं होगी, आप लिंक कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझो, छोटी चीजें आपने समझनी है स्टेप 2 के अंदर। यहां पर जो जीएस का पेपर है, आप सबसे पहले जीएस के सब्जेक्ट्स को पकड़ो। सबसे पहले जीएस में आप हिस्ट्री को पकड़ो, मतलब एक हिस्ट्री का कोर्स कर लो, एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझ लो, मतलब उसके बारे में, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को समझ लो, स्टोन एज से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, मतलब टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल कीवर्ड्स, क्रोनोलॉजी, ये सब पर आपकी एक अवेयरनेस बन जाएगी। फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी पकड़ लो, चाहे आप इसको इंटरचेंज करके ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले ज्योग्राफी कर लो फिर हिस्ट्री कर लो। ज्योग्राफी कर लो, पहले फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक कीवर्ड्स वगैरह पढ़ो, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को पिक करो। फिर उसके बाद पॉलिटी को आप एक बेसिक कोर्स पढ़ लो कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर आपको हर टॉपिक के बहुत एक्सट्रीम या डेप्थ तक नहीं जाना है। कई स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्ट करते ही वो किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक को लेकर के बहुत डीप चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ही कई महीने लग जाएंगे। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब नहीं समझ में आती है तो आप अंदर तक घुसते हो और इलेबोरेटिव वे हो जाते हो, नोट्स वगैरह पढ़ने लग जाओगे, बुक्स पढ़ने लग जाओगे। डीप बुक्स नहीं पढ़नी आपने। स्टेप 2 फाउंडेशन आपने बनाना है, आपने हर सब्जेक्ट का एक आर्किटेक्चर डेवलप करना है और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो हर सब्जेक्ट की समझनी है। यहां बहुत डीप एक्सप्लोरेटिव नहीं होना है। पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, जीडीपी क्या होता है इस तरीके से, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इस तरीके से, माइक्रो इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी चीज़ें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें, बेसिक चीज़ों को यहाँ बिल्ड करो। साइंस का बहुत बेस लेवल 10th तक का जो बेसिक साइंस होता है
उन बेसिक साइंस की टर्मिनोलॉजीज को पढ़ो, क्योंकि ये आगे चल करके जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको काम आएगा लिंक करने के लिए। तो जीएस के ये 5 सब्जेक्ट्स का बेस आप तैयार करो, और उसके लिए आपको कोई लाखों का कोर्स खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई बेसिक से लेवल पर जो कोर्सेज होते हैं, अगर जैसे खुद से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार मेरे को बेस में कितना पढ़ना है, आप मेरे को फॉलो करते रहो, मेरे कोर्सेज को फॉलो करते रहो, आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और ऐसा इग्नाइट करेगा वो आपको कि जैसे ही आपने मेरे हिस्ट्री का बेस कोर्स पढ़ा है, तो अब आप सेल्फ एक्सप्लोरेटिव हो जाएंगे कि यार अगर आपको जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री को कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, जैसे मैंने बोला, तो बेस कोर्स में आप इंडियन नेशनल आर्मी क्यों बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, कौन उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, क्या क्या इवेंट उन्होंने कंडक्ट करे थे। फिर डेप्थ एक्सप्लोरेटिव आप लेकर के जाओगे कि यार इंडियन नेशनल आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए या सक्सेसफुल हुए, इस तरीके से उन लीडर्स को और आप एक्सप्लोर करोगे, सुभाष चंद्र बोस को और आप एक्सप्लोर करोगे, और मेन से भी पर्सपेक्टिव बनाओगे। तो वो सेकेंडरी फेज होता है, लेकिन पहले प्राइमरी फेज में आप कीवर्ड्स तो समझो। यहां बच्चा सेकेंड स्टेप में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसी तरीके से सीसेट के सब्जेक्ट्स भी पकड़ लो, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ो, और साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ो। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वहाँ पर आता है, तो बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आप चाहो तो एसएससी लेवल के हिसाब से जो मैथमेटिक्स होती है वो पढ़ सकते हो। सीडीएस लेवल पर जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसको भी पढ़िए, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे थोड़े से एवरेज और वीक स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो होते हैं, वो लोग, उन लोगों की राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी कम होती है, अंग्रेजी थोड़ी सी कम होती है, तो वो कभी भी ग्रामर का कोर्स लेने में हिचकिचाते हैं। अरे नहीं, आप ग्रामर को भी बिल्ड करो। आपके पास स्टेप 2 जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही आपको आगे चल करके स्टेप 3, स्टेप 4 इजी होंगे। तो बेसिक कोर्स पढ़ो पहले। एक बार जब घर बनाते हैं, तो जैसे एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उस आर्किटेक्चर को आपने यहां पर बिल्ड करना है। आपने एक तरीके से नेट प्रैक्टिस करनी है, आपने तैरना सीखना है। पहले स्विमिंग सीखनी है, तो जब स्विमिंग सीखते हैं तो सीधे समुद्र में थोड़ी कूदते हैं, पहले स्विमिंग हल्के से पूल में सीखा जाता है। अब जब हाथ पैर चलाने आ गए हैं, तो आपने समुद्र के अंदर भी तो हाथ पैर ही चलाने हैं ना। उसके बाद आप पैरेलली करंट अफेयर्स को भी इंटरेस्ट जनरेट करो। देखो, ये तो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, बिल्ड करने ही करने हैं, ये भी फाउंडेशन है, लेकिन करंट अफेयर्स एक डायनामिक सब्जेक्ट होता है। हो सकता है आपने इस साल जो पढ़ा हो, आपने 2 साल के बाद अपेयर होना है, तो कई कंटेंट आपका वहां पर काम नहीं आएगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं एस्पिरेंट्स के लिए कि करंट अफेयर्स भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में स्टार्टिंग से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो एक तो आपको इंटरेस्ट जनरेट रखेगा। हो सकता है कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, कि यार इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, साइंस एंड टेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कल्चरल या सोशल चेंजेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से आप धीरे धीरे मुद्दों पर, इश्यूज पर अपना इंटरेस्ट जनरेट करना स्टार्ट करो। कोई इशू है या कोई भी टॉपिक है करंट अफेयर्स का, तो उसकी डेप्थ एनालिसिस में नहीं जानी है, बस थोड़ा बहुत उसके बारे में समझना है कि भाई G20 का मीटिंग हुआ है, तो G20 क्या होता है, इसका एम क्या होता है, आज इस बार कहाँ हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी जबान पर करंट अफेयर्स की जो टर्मिनोलॉजीज है उनको लाना स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के आसपास का करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पर और थोड़ा सा देखते रहो, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहो, और वो सोर्सेज जहां से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उससे रूबरू रहो। ये आपको बेसिक कोर्स के अंदर करना है। तो बेसिक न्यूज़ हो गया, क्यों? ताकि यू कैन डेवलप एन इंटरेस्ट इन द रेलेवेंट न्यूज़। आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करो। अभी फाउंडेशन बनाना है ना, तो जड़ जितनी मजबूत बनेगी, इंटरेस्ट जितना ज़्यादा डेवलप करोगे, उतना आगे के लिए आपको फायदा देगा। उसके बाद स्टेप 3। अब देखिए, स्टेप 2 आपका बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जितना बढ़िया करके छोटी छोटी चीजें यहां पर आप कवर करोगे एक आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में, मेजरली कीवर्ड लेवल पर आपको चीजों को पढ़ना है, तब आप समुद्र में कूदो। नाउ गेट इनटू द ओशन। अब स्विमिंग आ गई ना, आपने तालाब में सीख लिया, अब इसी चीज को आप वाइडर लेवल पर करना है। स्टेप 3 का मजा तब आएगा जब आपका स्टेप 2 अच्छे से होगा। तो स्टेप 3 के अंदर आपको अब एनसीईआरटीज को स्टडी करना है। मेनी अ टाइम्स कई एस्पिरेंट्स क्या हैं कि स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
मैं सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटीज को पहले एक कोई बाजारू बेसिक कोर्स कर लो या खुद से ही कोई बेसिक कोर्स कर लो, क्योंकि बेसिक कोर्स में आपको ऑलरेडी टर्मिनोलॉजीज और किस आर्किटेक्चर सिलेबस ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होती हैं तो एनसीईआरटी भी समझ में आती हैं, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेट में एनसीईआरटी है तो कई बारी बोरिंग सी होने लग जाती है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर स्किप करते हैं, एनसीईआरटी की समरी पढ़ने लग जाते हैं, बट अपना खुद का एनसीईआरटी का जो एक नॉलेज है वो उन्हें डेवलप कर पाते हैं। तो आई सजेस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी का अपना खुद का नॉलेज डेवलप करें, और उनको स्पीड तभी मिल पाएगी जब उनको कुछ बेसिक चीज़ें जीएस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो हो सकता है साइंस वाले को साइंस की चीज़ें तो पता है लेकिन आर्ट्स की चीज़ें उसको डिफ़िकल्ट करती है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट को साइंस की चीज़ें पढ़नी है तो उसको साइंस की चीज़ें फिर डिफ़िकल्ट करती है। तो एनसीईआरटी को आप स्टेप 3 में लेकर के आइए। कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके साथ साथ तब आप उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो। देखिए ये बेसिक कोर्स करा है आपने, अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोर्स खत्म, अब उसके बाद स्पेक्ट्रम खोलो, स्पेक्ट्रम को और एनालिसिस वहां और गहराई तक लेकर के जाओ, और एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स से अब बैठ करके नोट्स बनाना सीख लो। ये काम पहले नहीं करना है, डेप्थ नोट्स आपको पहले नहीं बनाने हैं, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आर्किटेक्चर कोर्स किया होगा तो फिर यहां पर आपको इजी हो जाएगा, फिल्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा, चीज़ें समझ में भी आएंगी और स्पीड से फिर प्रिपरेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप ऐड ऑन कर पाओगे अपनी नॉलेज के अंदर। तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी है जैसे, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ना है जैसे एनसीईआरटी के साथ साथ, ज्योग्राफी में आप खुल्लर पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी के साथ गोशेंग लियोंग पढ़ सकते हो। तो ये डेप्थ बुक्स यहाँ पर जा रही हैं, और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, अच्छे से एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया, स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ लिया है, अब आप नेट वेट पे सर्च करो, रिसर्च करो, या ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल है पीवाईक्यूज की जहां टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देते हैं। 2011 से लेकर के 2000 जो भी ईयर तक आप अपेयर कर रहे हो उससे पहले के साल तक के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करो, और देखो कि आपने जो बेसिक बनाया है, एनसीईआरटी से नॉलेज बिल्ड किया, स्टैंडर्ड बुक से नॉलेज बिल्ड किया, उससे आप वो क्वेश्चन को क्रैक आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो क्या छूट रहा है वो सर्च आउट करो, फिर एक्सप्लोर करो। इसी तरीके से आपने ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ लिया, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया, गंगा रिवर से कितने पीवाईक्यूज किस तरीके से पूछे गए उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करो। तो यहां पर एमसीक्यू एनालिसिस मत करना, सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस करना है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने भी तो उसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर आपकी थर्ड स्टेप पे ये 3-4 चीजें, और उसके साथ साथ इन डेप्थ करंट एनालिसिस। अब जो करंट अफेयर में आपने स्टेप 2 में अपना फाउंडेशन बनाया था, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, अब उसकी डिटेल में जाओ, आप उसकी डिटेल में जाओ। इन डेप्थ एनालिसिस, जैसे आपने बेसिक में पढ़ा कि इंडिया का कोई एक जगह है उसको रमसार वेटलैंड कर दिया गया है घोषित, तो ठीक है, रमसार वेटलैंड हल्का सा दे दिया कि क्या होता है वेटलैंड, क्या होता है हल्का सा। यहाँ डेप्थ में उसी साइट के बारे में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट साइट, इसका क्या एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, तो इस तरीके की डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुरुक्षेत्र मैगजीन, योजना मैगजीन, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और पीआईबी के जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को आपको एक्सप्लोर करना है और डिटेल में। तो यहां आपका क्योंकि कुछ बेस यहां बन जाएगा तो यहां पर फिर आपको सहूलियत होगी। सो इन डेप्थ स्टेप 3, गेट इनटू द डेप्थ। और जब आप स्टेप 3 से आपकी जो जर्नी है वो आपका सिलेबस कंटेंट जो यहां पर चाहिए उसके हिसाब से अगर आपकी तैयारी आपको लगेगी, तो अब आपके लिए स्टेप 4 होता है स्ट्रेंथन योर सेल्फ। अब आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को मजबूत करना है, मोटिवेटेड रखना है। कैसे रखोगे? तो अब यहां पर आपको
कंटिन्यूस रिवीजन करना है, हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपका रिवीजन प्लान, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना मैक्सिमम रिवीजन करोगे आपके लिए फायदा होगा। सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट स्टडिंग हाउ मच यू कैन स्टडी दिस, नो, इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन डाइजेस्ट एंड व्हाट रेलेवेंट यू हैव टू स्टडी। फिल्टर करना है जो रेलेवेंट स्टडी होता है और उसको पचाना है और उसको यूटिलाइज करना है एग्जाम के अंदर। तो रिवीजन साइकिल बनाओ और उसके साथ साथ नोट्स की रिवीजन, कंटेंट की रिवीजन के साथ साथ मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यू की एनालिसिस तो आपने कर ली है। अब आप मार्केट में जाओ और हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। करंट को भी आप अब डीप में एनालिसिस करो, उसके पीवाईक्यूज, उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मेंस के लिए उनके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, एनालिसिस लिंक करना स्टार्ट करो। सो राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी साथ साथ में चलनी चाहिए। और जो कमजोरी हो रही है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपसे नहीं हो पा रहा है, ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा से आप बेसिक्स में जाओ, अपनी वीक सब्जेक्ट्स को एनालिसिस करो और उस पर आप ज्यादा टाइम दो। ये नहीं कि उस सब्जेक्ट को कम देना है, उसको ज्यादा टाइम दो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज के अंदर। और उसके साथ साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉड्यूलेट करते रहो। मॉड्यूलेट का मतलब चेंज करते रहो कि यार मैंने कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़ लिए, किस में मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूं, किसका सिलेबस मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप चीजों को मॉड्यूलेट करते रहो। मॉक टेस्ट भी आप इसमें साथ साथ में आप दे सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो है मॉक टेस्ट। आप साथ साथ में यहां पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उससे आपका एक सिविल सर्विसेज का जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, बेसिक से फॉलो करोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आगे तक जाने में इंटरेस्ट भी जनरेट होगा और आलतू फालतू मोटिवेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा दूर रहें, शॉर्टकट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा दूर रहें, बिकॉज दैट इज जस्ट मोटिवेटिंग। वो मोटिवेटिंग जरूर होता है बट प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं होता है। आप अपने हिसाब से अपनी वीकनेस, अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उससे आप इन चीज़ों को बिल्ड करिए, अपना बेस बनाइए। हर एक एस्पिरेंट का जो लेवल होगा अंडरस्टैंडिंग का, सिलेबस का, नॉलेज का, एजुकेशन का, वो अलग अलग हो सकता है। सो दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई एस्पिरेंट अपना स्ट्रैटेजी बता रहा है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम आ जाएगा। किसी ने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है तो हूबहू वही स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आएगी। हाँ, आप पॉजिटिव टिप्स लीजिए, उसको अपने साथ इंप्लीमेंट करिए और देखिए आपके लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ। जो अपना खुद का बनाएगा वही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करेगा। सो गाइज, दिस वाज अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके ऊपर मैं आपको डेप्थ की वीडियोस भी लेकर के आऊँगा। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।